जैसा कि हमने कल के वीडियो में देखा था कि 5 टाइप के एडेप्टेशंस होते हैं। कौन कौन से? हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया। अभी हाइपरप्लेजिया क्या करता है? सेल का नंबर इंक्रीज करता है बट साइज और साइज क्या रहती है? सेम। ठीक है। क्या करता है हाइपरप्लेजिया? सेल का नंबर इंक्रीज होता है और सेल की साइज क्या होती है? सेम रहती है, नॉट इन साइज। हाइपरट्रॉफी क्या करता है? सेल की साइज इंक्रीज करता है, ना कि वो अपनी नंबर बढ़ाता है। ठीक है। एट्रॉफी क्या करता है? अपनी सेल भी की साइज भी रिड्यूस करता है, और वो कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू करता है? यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन के मेथड के थ्रू अपनी सेल की साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। और हमारे पास जो उसके नंबर थे वो भी डिक्रीज होते हैं एट्रोपी में। वो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं? एपोप्टोसिस के थ्रू होते हैं। आज हम देखेंगे कि मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया क्या होता है। मेटाप्लेजिया यानी बेसिकली क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ मैच्योर सेल्स इनटू द अनदर टाइप ऑफ मैच्योर सेल। इसमें हमारे दो टाइप होते हैं। कौन कौन से दो टाइप है हमारे? स्क्वैमस मेटाप्लेजिया और कॉल्यूमनर मेटाप्लेजिया। इसमें क्या होता है बेसिकली? ये जो हमारी जो ये हमारी बेसिकली जो ये हमारे कॉल्यूमनर सेल्स है। ये हमारे जो ब्लू में है वो क्या है? स्टेम सेल्स है। और ये क्या है? कॉल्यूमनर सेल्स। अभी ये स्टेम सेल्स क्या बनाते हैं? कॉल्यूमनर सेल्स। तो अभी क्या होगा? ये जो स्टेम सेल्स में है, उसमें ड्यू टू दी सम स्ट्रेस, यानी ये जो कोई स्ट्रेस आएगा उसकी वजह से ये जो स्टेम सेल का मॉडिफिकेशन होगा। और ये स्टेम सेल का मॉडिफिकेशन होके ये क्या बनाएंगे? स्क्वेमस कॉल्यूमनर है तो वो क्या बनाएंगे? स्क्वेमस सेल्स बनाएंगे, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स ये लोग बनाएंगे। बेसिकली ये क्या होता है कि जो स्टेम सेल्स में मॉडिफिकेशन हुआ, यानी यहाँ पे एक और स्क्वेमस एपिथेलियल आएगा, यहाँ पे भी एक और आएगा, यहाँ पे भी एक और आएगा, यहाँ पे। यानी बेसिकली जो हमारे जो कॉल्यूमनर सेल्स है उनको कन्वर्ट, जो उनके जो स्टेम सेल्स है उनको कन्वर्ट करता है। यानी कॉल्यूमनर सेल्स को कन्वर्ट नहीं कर देता स्क्वेमस में, वो कॉल्यूमनर सेल्स को क्या करता है? शिफ्ट करता है, और प्रोमिनेंटली वो आगे रहता है और उसको पीछे धकेलता रहता है। ठीक है। द स्टेम सेल्स reprogram first, they make the columnar epithelium. Now it will make the squamous epithelium after receiving the stress, and columnar epithelium the shifts, यानी वो साइड में खिसती जाएगी। And this stem cells will not make further, and it will and this stem cells will not make further, it will make the squamous epithelium, यानी जो squamous यानी this stem cell will not make further, यानी उस ये कहना चाहता है कि जो पहले कॉलमनर सेल्स बनाते थे, ये वाले जो स्ट्रेस की वजह से वो अभी जो क्या बनाएंगे? स्क्वेमस बनाएंगे। बट हाँ, जैसे ही हम यहाँ से स्ट्रेस रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे जो स्टेम सेल में रीमॉडलिंग हुआ था, रीप्रोग्राम्ड या रीमॉडलिंग, वो बंद हो जाएगा और वापस सेल सेल क्या आ जाएंगे? अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। और ओरिजिनल पोजीशन में आने के बाद वो वापस क्या बनाएंगे? कॉलमनर एपिथेलियम। अभी हम देखते हैं कि जो स्क्वेमस एपिथेलियम है, सॉरी स्क्वेमस मेटाप्लेजिया है, उसका एग्जांपल। अभी स्क्वेमस मेटाप्लेजिया क्यों इसको बोलते हैं? बेसिकली जो कॉलमनार से स्क्वेमस में कन्वर्ट हुआ, इसलिए हम उसको स्क्वेमस मेटाप्लेजिया बोलते हैं। यानी जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। यानी मान लीजिए मेरे पास स्क्वेमस से कॉलमनार में कन्वर्ट हुआ, तो जो कॉलमनार है वो क्या है? फाइनल प्रोडक्ट। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलमनर मेटाप्लेजिया। और कॉलमनर से स्क्वेमस में हुआ तो जो स्क्वेमस क्या है? हमारी फाइनल प्रोडक्ट। तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। ठीक है। The metaplasia is a conversion of one type of mature cells into the another types of mature cell. Columnar metaplasia, squamous converts columnar metaplasia, यानी क्या है? हमारी फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी? कॉल्यूमनर सेल्स। तो क्या होंगे? स्क्वेमस कन्वर्ट्स इनटू द कॉल्यूमनर। जो स्क्वेमस मेटाप्लेसिया यानी ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट है,
तो फाइनल प्रोडक्ट है तो किसमें स्क्वेमस, तो कॉल्यूमनर एपिथेलियम कन्वर्ट्स इनटू द स्क्वेमस एपिथेलियम। द रीप्रोग्रामिंग ऑफ द स्टेम सेल्स that are known to exist in normal टिश्यू, यानी जो है या हमारे जो नॉर्मल स्टेम सेल्स है उसका क्या हो गया, बेसिकली रीप्रोग्रामिंग हो गया। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मेटाप्लेजिया, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया एंड कॉलमनर मेटाप्लेजिया। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया क्या है, हमारा स्क्वेमस क्या है, फाइनल प्रोडक्ट, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। कॉलमनर एपिथेलियम कन्वर्ट्स इनटू द स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके हमारे पास एग्जाम्पल है ट्रेकिया एंड ब्रोंकस। जो हमारे ट्रेकिया में है तो उसमें कौन से सेल्स प्रेजेंट है, कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। हमारे ट्रेकिया है उसमें क्या है, कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट है। तो वो ट्रेकिया और जो ब्रोंकस है वो एयर पैसेजेस की तरह एक्ट करते हैं, बट सम लोग यानी जो स्मोकिंग पीपल है, यानी जो सिगरेट लेते हैं, जो वेप लेते हैं, ये सारी चीजें जो लेते हैं वो क्या करते हैं, स्मोक को इनसाइड द लंग्स भेजते हैं, और वो जो स्मोक है वो क्या करेगा, कॉल्यूमिनर सेल्स को कन्वर्ट करेगा किस में, स्क्वेमस एपिथेलियम में। और ये जो स्मोक है वो क्या है हमारा, बेसिकली ये जो हमारा स्मोक है बेसिकली वो है स्ट्रेस। यानी जो सिगरेट बहुत ही पीते हैं, यानी जो क्रॉनिक स्मोकर्स है, उसने स्मोक क्या लिया, इनसाइड द लंग्स लिया, इनसाइड द लंग्स गया, तो जो हमारे ट्रिकिया में और ब्रोंकस में जो जो कॉल्यूमनर सेल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो गए। फिर उसका दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास गॉल ब्लैडर। हमारे गॉल ब्लैडर में क्या रहता है, स्टोन्स या कैल्कुलाई, यानी जो छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं हमारे गॉल ब्लैडर में, वो क्या है, वो जो स्टोन्स है वो क्या है, वो किस तरह से एक्ट करते हैं, जो छोटे छोटे स्टोन्स है हमारे गॉल ब्लैडर में वो एक्ट करते हैं एज अ स्ट्रेस। और ये जो कॉल्यूमनर सेल्स है हमारे गॉल ब्लैडर में जो प्रेजेंट है उसमें उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, स्क्वेमस में करते हैं। हमारा जो प्रोस्टेट है तो उसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है, प्रोस्टेट के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है, प्रोस्टोटाइटिस हो जाता है। ये जो प्रोस्टोटाइटिस क्या है, प्रोस्टोटाइटिस क्या है, वो एक्ट एज अ यानी जो इन्फेक्शन हुआ प्रोस्टेट के अंदर वो एक्ट एज अ स्ट्रेस, और वो कन्वर्ट किसको कर देता है, प्रोस्टेट में कौन से सेल्स प्रेजेंट है, कॉल्यूमनर सेल्स, और वो किस में कन्वर्ट कर देगा, वो कन्वर्ट कर देगा हमारा स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। अभी हमारे पास यूट्रस है, ये हमारे पास क्या है, यूट्रस है, ये हमारे पास सर्विक्स है, और ये हमारे पास क्या है, वेजाइना। यूट्रस और वेजाइना को जो दोनों को ज्वाइंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रस और वेजाइना का दोनों को जो ज्वाइंट करता है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। अभी हमने सर्विक्स को बीच में से यहाँ से काटा, तो जो अपर पोर्शन हुआ जो यूट्रस के यानी जो लाइन के ऊपर जो हुआ वो क्या हो गया हमारा एंडोसर्विक्स, और ये लाइन के नीचे जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, एक्टोसर्विस। यानी जो वेजाइना के ऊपर है वो हमारा क्या है, एक्टोसर्विस, और जो यूट्रस के नीचे है वो हमारा क्या हो गया, एंडोसर्विक्स। बेसिकली यूट्रस में हमारे कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यूट्रस में हमारे प्रेजेंट होते हैं कॉल्यूमनर सेल्स, और जो हमारा वजाइना है उनमें कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे, उसमें स्क्वेमस सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो यूट्रस है वो लिगामेंट्स के, एब्डोमेन लिगामेंट्स के थ्रू अटैच्ड है, ठीक है। अभी ये जो लिगामेंट्स है यहाँ से टूट गए, यानी ये जो लिगामेंट्स है जो यूट्रस जो एब्डोमिनल वॉल के साइड जो बाइंड था वो लिगामेंट्स टियर हो गए, तो ये यूट्रस क्या हो गया हमारा, प्रोलैप्स हो गया। और ये जो यूट्रस प्रोलैप्स होके, यानी वो ये जो हमारे कॉल्यूमिनर सेल्स थे उस ये कॉल्यूमिनर सेल्स किस में कन्वर्ट हो गए, हमारे स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स में कन्वर्ट हो गए। यानी एंडोसर्विक्स किस में कन्वर्ट हुआ हमारा, एंडोसर्विक्स हमारा बेसिकली कन्वर्ट किस में हुआ, स्क्वेमस एपिथेलियल में। क्यों हुआ, यूट्रस का प्रोलैप्स हुआ इसीलिए। अभी जो वजाइना है तो वजाइना में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्क्वेमस सेल्स। और यहाँ पे थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स the HPV virus came to the vagina and it provides the stress to the vagina, and all the cells of vagina of squamous is going to be converted
into the columnar epithelium। ठीक है, हमारा जो एंडोसर्विक्स है उसमें क्या हुआ कि यूट्रस प्रोलैप्स हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि लिगामेंट्स टियर हो गए। और वो लिगामेंट्स कहाँ बाइंड थे? यूट्राइन की एब्डोमेन वॉल में थे बाइंड। और ये उसका लिगामेंट का टियर हुआ, इसलिए यूट्रस प्रोलैप्स्ड हुआ। और ये प्रोलैप्स क्या करता है? एक्ट एज अ स्ट्रेस एंड कन्वर्ट्स द। और यूट्रस में कौन से सेल्स प्रेजेंट थे? कॉल्यूमनर। और वो कॉल्यूमनर सेल्स को कन्वर्ट किस में कर देता है? वो कन्वर्ट कर देता है स्क्वेमस में। और वजाइना में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, ठीक है, वजाइना में सेक्सुअल इंटरकोर्स होने हुआ, उसमें वायरस एंटर हुआ वो। और वजाइना वायरस एंटर हुआ और वजाइना में कौन से सेल्स प्रेजेंट थे? स्क्वेमस सेल्स। और वो वायरस प्रेजेंट होने की वजह से वो वो वायरस क्या प्रोवाइड करता है? एज अ स्ट्रेस। और वो प्रोवाइड करता है क्या है? एज अ स्ट्रेस। ठीक है, और ये उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉल्यूमनर सेल्स में। वजाइना में कौन से स्क्वायर सेल्स प्रेजेंट थे? स्क्वेमस। और स्क्वेमस सेल्स ने किस में कन्वर्ट किया? कॉल्यूमनर सेल में। और वो वायरस का नाम क्या है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV। ठीक है। The columnar cells were seen in trachea and bronchial region. Any type of smoking will act as a stress and it will lead to the change into the squamous from columnar epithelium. The cervix of female, yani endo cervix, the lining of uterus is columnar and the lining of vagina is squamous. The cervix is a connection between the uterus and vagina. Endocervix covered by the columnar and ectocervix is covered by the squamous. And the uterus binds with the ligaments to the wall of abdomen and the ligament steers the uterus and prolapsed, and it gives the stress to the endocervix and columnar cells converts into the squamous epithelium. For ectocervix, the stress is HPV virus, and this virus will enters into the cervix by sexual intercourse, and this virus puts the stress on squamous epithelial cells and converts into columnar epithelial cell। किसमें कन्वर्ट किया? कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल। ये जो हमारा कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल क्या है? हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये हमारा क्या है? फाइनल प्रोडक्ट। तो इसको ये एग्जांपल किसका हुआ? कॉल्यूमनर मेटाप्लेजिया का एग्जांपल हुआ। ये किसका एग्जांपल हुआ? कॉल्यूमनर मेटाप्लेजिया का एग्जांपल हुआ। In gallbladder, the columnar epithelial cell were present, and by putting the stress, it converts into the squamous epithelial, and here the stress is stone or calculi. Prostate, initially it was covered by the columnar epithelial cell. Due to the infection or chronic prostatitis, it was going to be converted into squamous epithelial cell. Columnar metaplasia, जैसे कि हमने अभी एक्टोसर्विक्स का पूरा एग्जाम्पल डिस्कस किया। ठीक है, अभी हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है। हमारे जो ईसोफेगस है और स्टमक है, वो दोनों को जो कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? यानी जो स्टमक से हम जब भी फूड स्वेलो करते हैं और एक स्पिंक्टर ओपन होता है, वो स्पिंक्टर का नाम क्या है? लोअर ईसोफेजियल स्पिंक्टर। और ये लोअर ईसोफेजियल स्पिंक्टर यूजुअली क्या होता है? क्लोज्ड होता है when we are not eating, but when we are eating or swallowing, this sphincter will open. But in stomach, what is there? In stomach, the HCl is present. Basically, in stomach, the acid is there. But in some people or in some cases, this lower esophageal sphincter is loose. Yeah, if the lower esophageal sphincter is loose, then the acid reflux, यानी जो जो स्टमक है उसमें से एसिड, या स्टमक है, सपोजिंग ये स्टमक है और ये हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है और ये इसोफेगस है। ठीक है, यहाँ से जो एसिड है वो क्या होगा? रिफ्लक्स होगा, यानी ऊपर की साइड जाएगा। और ये जो एसिड है वो क्या करेगा? वो एक्ट एज ए स्ट्रेस करेगा और ये किस में कन्वर्ट करेगा? स्क्वेमस एपिथेलियल सेल को कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, the lining of stomach is columnar
and the lining of esophagus is squamous. HCl is present in stomach. The lower esophageal sphincter is always closed, and when we swallow anything, this sphincter will open. But in some people, this sphincter is loose and open. It means it's frequently open because of it was loose, and it will lead to the reflux of acid from stomach to esophagus, and the acid will act as a stress and convert the squamous to the columnar epithelial cell, and this disease is known as and the reflux. यानी जो एसिड का रिफ्लक्स होगा हमारे जो इसोफेगस में और कन्वर्ट करेगा किस में, स्क्वेमस टू कॉल्यूमनर, और वो जो कन्वर्ट होगा और उसकी वजह से ये जो हमारा स्फिंक्टर लूज है और उसकी वजह से ये जो रिफ्लेक्स हुआ, वो डिजीज को हम क्या बोलते हैं, बैरेट्स इसोफेगस। उसको हम क्या बोलते हैं, बैरेट्स इसोफेगस। ठीक है, हमने क्या कर लिया, हमने मेटाप्लेजिया पूरा ही यहाँ पे खत्म कर लिया। और अभी हमारा लास्ट जो एडेप्टेशन बचा है वो क्या है, डिस्प्लेजिया, यानी डिसऑर्डर ऑफ सेल्यूलर डेवलपमेंट, यानी सेल्यूलर के जो भी कुछ डेवलपमेंट में कुछ डिसऑर्डर होता है, यानी सेल्यूलर की जो फंक्शन की एक्टिविटी है उसमें कुछ डिसऑर्डर हुआ या कुछ भी हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेशिया। if any organ showing this seven features, if any organ showing this seven features of cytological changes, then it would be dysplasia, then it would be dysplasia. Let's see, this is all the mucosa. See, from here to here, this is all the mucosa layer in, and in blue this is a submucosa layer, and this is the normal cell। ठीक है, हमारा जो साइटोलॉजिकल चेंज है उसमें पहला ही फीचर क्या है पता है, कि जो सेल्यूलर एक्टिविटी है यानी वो बढ़ जाएगी, तो यानी इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ मल्टी लेयर्ड ऑफ म्यूकोजा, ये कौन सा है, डिस्प्लेशिया का सेल। यहाँ पे जो सिंगल लेयर होती है म्यूकोजा की, यहाँ पे क्या हो गई, मल्टीपल लेयर ऑफ म्यूकोजा वुड बीन फॉर्म्ड। सी द इंक्रीज द नंबर ऑफ लेयर्स, disorder arrangement of cells from the basal layer of the to the surface, यानी ये जो ऑर्डरली अरेंज्ड है, ये जो सारे सेल्स यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ यहाँ सारे ये क्या है, सेल्स हमारे ऑर्डरली अरेंज्ड है। ये क्या है, हमारे सारे सेल्स क्या है, रेंडमली अरेंज्ड है। ये सारे सेल्स क्या है, हमारे रेंडमली अरेंज्ड है। इसमें क्या है, बेसल पोलैरिटी लॉस्ट हो जाती है, यानी जो न्यूक्लियस है वो इन सेंटर में नहीं प्रेजेंट होता, ये टूवर्ड्स दी सरफेस यानी लोअर साइड ऑफ द सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है। बेसल पोलैरिटी मींस द न्यूक्लियस इज टूवर्ड्स द बेस, नॉट एट सेंटर। ठीक है, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो जो न्यूक्लियस है उसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होगी कि भाई वो न्यूक्लियस सेल के एंड में होगा, वो बीच में भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। वो टोटली सेल पे डिपेंड करता है, यानी इसकी जो बेसल पोलैरिटी है वो क्या है, प्रेजेंट है। इसकी जो बेसल पोलैरिटी है वो क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, डिसऑर्डरली अरेंजमेंट, यानी ये जो सेल्स है हमारे क्या है, ऑर्डरली अरेंज्ड है। ये जो सारे हमारे जो सेल्स है वो क्या है, डिसऑर्डरली अरेंज्ड है। ठीक है, लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी, यानी पहले चीज बेसल पोलैरिटी क्या है, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, बेस पे ना कि सेंटर पे। यहाँ पे क्या है कि वही सारी चीजें आप देख सकते हो म्यूकोजल, बल्कि यहाँ पे वो आप नहीं देख सकते, न्यूक्लियस ऊपर भी प्रेजेंट होता है, सेंटर में भी हो सकता है और बेसल पोलैरिटी मेंटेन भी कर सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पे सिचुएशन कुछ और ही है। फिर हमारे जो सेल्यूलर एंड न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म, प्लियोमॉर्फिज्म यानी प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है, बेसिकली साइज एंड द शेप ऑफ ऑल सेल इज सेम। यानी ये देखो हमारा क्या है, एक सेल, ये दूसरा सेल, ये दूसरा सेल, उसकी साइज और शेप सब कुछ सेम है, बल्कि यहाँ पे कोई एक सेल बड़ा है तो यहाँ पे कोई सेल छोटा है, यहाँ पे इससे बड़ा सेल है, यहाँ से उससे छोटा सेल है। यानी जो प्लियोमॉर्फिज्म है
यहाँ पे एब्सेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होता है. द प्लियोमॉर्फिज्म इज एब्सेंट इन डिस्प्लेसिया सेल. What is pleomorphism? The size and shape of all the cell is same. इंक्रीज इन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, यानी जो हमारा डिस्प्लेशिया है उसमें न्यूक्लियस का साइज क्या है, नॉर्मल से थोड़ा बढ़ जाएगा. तो नॉर्मल से थोड़ा बढ़ जाएगा तो ओवरऑल न्यूमरेटर बड़ा है, साइटोप्लाज्म में छोटा और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ओवरऑल रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. न्यूक्लियर हाइपरक्रोमैटिज्म, यानी जो न्यूक्लियर हाइपोट्रिज्म है, यानी यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो मोर कंडेंस्ड है, यानी कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस इज मोर. सी दिस इज द डार्क ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर, and see here it's light blue color. So the nucleus is more condensed in dysplasia, and here you can see the in dysplasia the increased the mitotic कैविटी. कौन से जो 7 फीचर है वो जो शो करते हैं कि डिस्प्लेजिया के जो कौन से 7 फीचर्स है वो शो करते हैं. पहला है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल लेयर, डिस they are not arranged properly. Second is they lost the basal polarity. Third thing, your nuclear cytoplasmic ratio is high. Fourth thing is nucleus is more condensed, increased mitotic cavity, and philomorphism is absent in dysplasia cell. ठीक है, वापस एक बार रिवाइज करते हैं. इंक्रीज द नंबर मल्टीपल लेयर यू कैन सी. सेकेंड थिंग, disorderly arranged, lost the basal polarity. Philomorphism is absent in dysplasia. Increase in nuclear cytoplasmic ratio. Nuclear is more condensed and increased in mitotic cavity. ठीक है. अभी हमारे पास ये जो पहली लेयर है सेल की वो एनकाउंटर करेगी डिस्प्लेशिया की, जो हमारी सेकेंड लेयर है वो डिस्प्लेशिया की एनकाउंटर करेगी. सपोजिंग ये फर्स्ट लेयर है, उसने पहले डिस्प्लेशिया के सेल्स को एनकाउंटर किया, फिर दूसरी लेयर उसको डिस्प्लेशिया के एनकाउंटर करेगी, फिर तीसरी करेगी, फिर चौथी करेगी, फिर पांचवी करेगी, फिर छठी करेगी और सेवेंथ करेगी. तो यहाँ से फर्स्ट 3 लेयर्स जो डिस्प्लेशिया को एनकाउंटर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माइल्ड डिस्प्लेशिया. इसने फर्स्ट 5 एनकाउंटर की तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट डिस्प्लेशिया. और इसने ये 7 to 7 एनकाउंटर कर ली डिस्प्लेशिया से तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा इन सीटू बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा इन सीटू. यानी डिस्प्लेशिया की सारी लेयर ही एनकाउंटर हो चुकी है. सी, ये हमारे नॉर्मल सेल्स है, यहाँ पे कुछ 1/3 ऑफ सेल ने दिखाया, फिर यहाँ ने और कुछ 1/3 ने दिखाया, यहाँ पे पूरी जो लेयर है वो दिखाई, और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रेक होके ये सेल्स कहाँ आ जाएंगे, सब म्यूकोसा लेयर में. और सब म्यूकोसा लेयर में आने के बाद वो क्या करेंगे, इन सीटू हमारा कार्सिनोमा होगा. ठीक है. तो समटाइम्स द डिस्प्लेसिया में प्रोग्रेस इनटू कार्सिनोमा इन सीटू, यानी आपका डिस्प्लेसिया बहुत ही ज्यादा हुआ तो वो क्या प्रोवाइड कर सकता है, इन कार्सिनोमा इन सीटू. डिस्प्लेसिया इज प्रेजेंट इन ऑल द लेयर ऑफ सेल, यानी कब होगा, यानी डिस्प्लेसिया सारे सेल के लेयर में प्रेजेंट होगा तभी जाके प्रेजेंट होगा क्या, कार्सिनोमा इन सीटू. ठीक है. अभी हम क्वेश्चंस करते हैं कल का. यहाँ पे पूरा एडेप्टेशन कंप्लीट होता है. तो हमने कल जो टॉपिक्स पढ़े थे और आज जो टॉपिक्स पढ़े उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है. बोथ हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी इज सीन इन प्रेग्नेंट यूट्रस. ठीक है. जैसे हमने देखा था जो मायोमेट्रियम के जो सेल्स है वो क्या करते हैं, वो अंडर को जाते हैं और वो क्या करते हैं, हाइपरप्लेजिया करते हैं, और वो जो प्रेग्नेंट यूट्रस है उसके सेल की साइज भी क्या बड़ा करते हैं, इंक्रीज करते हैं. और कैसे करते हैं, हाइपरट्रॉफी के थ्रू. और मायोमेट्रियम के सेल्स कैसे करते हैं, हाइपरप्लेजिया के थ्रू. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन एपिथेलियम टू अनदर एपिथेलियम इज नोन एज, जैसे अभी हमने पढ़ा है, मेटाप्लेजिया. ऑल आर ट्रू अबाउट द मेटाप्लेजिया एक्सेप्ट, यानी एक्सेप्ट है यहाँ पे
और हमारे जो जितने भी एडेप्टेशंस है वो क्या है, रिवर्सेबल। तो क्या है, मेटाप्लेजिया स्लो ग्रोथ है, रिवर्स टू बैक normal with appropriate treatment, yes. If irreversible, if persistent, may induce the cancer transformation. यहाँ पे जो है वो क्या आ सकता है, इरिवर्सिबल, क्योंकि जितने भी हमारे एडेप्टेशंस है वो क्या है, रिवर्सिबल एडेप्ट है। ठीक है। अबाउट हाइपरप्लेजिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया क्या करता है, अपनी सेल की साइज, अपने जो सेल्स की साइज है उसको इंक्रीज नहीं करता, बट किसको इंक्रीज करता है, उसके नंबर को। increases the number of cell, increases the size of affected cell, endometrial response to the estrogen is an example, or all of the above। तो यानी हमको यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है, तो जो क्या है, इंक्रीज द साइज ऑफ अफेक्टेड सेल, यानी हाइपरप्लेशिया में जो अफेक्टेड सेल है उसकी साइज क्या रहेगी, सेम रहेगी, वो इंक्रीज नहीं होगी। और ईस्ट्रोजन का एक्सेस हो गया तो वो क्या करता है, हमारे जो एंडोमेट एक्सेसिव ब्लीडिंग करवाता है फीमेल में, वो एज ए स्ट्रेस रिसेप्टर एक्ट करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। डिक्रीज इन सेल साइज रेफर्स टू, यानी जो सेल की साइज है उसको डिक्रीज हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रोफी। द एग्जाम्पल ऑफ मेटाप्लेजिया आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी जो मेटाप्लेजिया के अभी हमने एग्जाम्पल देखे उसमें से एक्सेप्ट क्या है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट एट प्यूबर्टी, ये एग्जाम्पल किसका है, हाइपर ट्रॉफी का है। क्यों, क्योंकि हमारे जो सेल की साइज है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और नहीं सॉरी, ये ब्रेस्ट एनलार्जमेंट एट प्यूबर्टी इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपरप्लेजिया। द बैरेट्स ऑफ ईसोफेगस, यानी जो बैरेट्स ऑफ ईसोफेगस क्या है, बेसिकली जो आपकी ईसोफेगस का जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो क्या होगा, लूज, उसकी वजह से होता है, तो राइट। माइटोसिस ऑसिफिकेशन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन क्रॉनिक स्मोकर, वो भी राइट है। जो आंसर है हमारा वो क्या है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट और प्यूबर एट प्यूबर्टी। इसका हम अभी देख लेते हैं, वो हाइपरप्लेजिया का एग्जांपल है या हाइपरट्रॉफी का। मेरे को लग रहा है 99% ये हाइपरप्लेजिया का एग्जांपल है। लेट मी चेक वंस। सी इज ऑन फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया का एग्जांपल क्या है, फीमेल ब्रेस्ट, यानी हम राइट थे उसका। ये क्या हो गया, हमारा जो आंसर है वो जो यहाँ पे आप लिख लीजिए, क्योंकि मेरे से भी अभी गलती हुई थी, ये क्या है, हाइपरप्लेजिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल है, हाइपरप्लेजिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑल आर द सेल्यूलर एडेप्टेशन एक्सेप्ट नेक्रोसिस, क्योंकि नेक्रोसिस क्या है, सेल्यूलर डेथ क्रॉस करवाता है। हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया, और दे ऑल आर द फीचर्स ऑफ cellular adaptation, and cellular adaptation is an reversible process। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी, यानी अभी हम देख रहे हैं कि सेल्यूलर इंजरी और सेल्यूलर इंजरी में कौन सा टाइप होता है। तो सेल्यूलर इंजरी में दो टाइप है हमारे, रिवर्सिबल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इन दोनों में होता क्या है, ठीक है। देखो, ये हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है ये हमारा रिवर्सिबल है। ये बेसिकली ये सेल क्या हो गया, स्वेल हो गया, और ये जो उसकी सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें आपको कोई ब्रेकेज देखने को मिल रहा है, कोई ब्रेकेज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, आपको यहाँ पे सूजन वाला जो प्लैब्स है वो फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। तो यानी जो पहला की फीचर है वो क्या है, कि सेल की क्या हो गई, स्वेलिंग हो गई, पहला फीचर। दूसरा फीचर क्या है, रिवर्सिबल सेल इंजरी में आपको प्लैब्स दिखने को मिल रहे। तीसरा फीचर क्या है कि उसकी जो सेल की जो मेम्ब्रेन है वो क्या है,
इंटैक्ट है, यानी पूरी की पूरी एज इट इज है। बल्कि हम लोग इरिवर्सिबल सेल इंजरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, टूटी हुई दिख रही है। टूटी हुई है तो उसमें से जो वाटर है और जो साइटोप्लाज्म है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो बाहर चला जाएगा तो ये जो सेल की साइज है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जो सेल की साइज है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अभी हम सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा नॉर्मल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये हमारा रिवर्सिबल सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ और इसको आप कंपेयर करोगे तो इसकी क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या हो गई, स्वेलिंग हो गई। और यहाँ पे जो राइबोसोम्स थे वो क्या हो गए, डिटैच हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइबोसोम्स अटैच्ड है, बल्कि यहाँ पे क्या हो गए, राइबोसोम क्या हो गए, डिटैच्ड हो गए। यानी उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्पर्जन ऑफ राइबोसोम। अभी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसकी क्या हो गई, स्वेलिंग हो गई। और उसने क्या बना दिया, अंदर छोटे छोटे अपने नोड्यूल्स बना दिए, यानी स्मॉल डेंसिटीज आर फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा जो दूसरा है वो क्या है, लाइसोसोम। उसने ऑटोफेजी कर दी। और लाइसोसोम ने क्या किया, हमारा ऑटोफेजी किया। और जो हमारा न्यूक्लियस है उसने क्या कर दिया, क्लम्पिंग कर दिया। यानी बहुत डेंसली पैक्ड हो गया, यानी क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन, ठीक है। हमारा रिवर्सिबल सेल इंजरी में नो ब्रेकेज इज सीन इन सेल्यूलर मेम्ब्रेन, ब्लैब्स वर फॉर्म्ड यानी मींस वर सीन, और जनरलाइज्ड सेल इज स्वेलिंग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, वो भी हमारा स्वेल है। और डिस्पर्जन ऑफ राइबोसोम्स यानी राइबोसोम्स क्या है, निकल रहे। फिर हमारा क्या, और माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग एंड फॉर्म्स स्मॉल डेंसिटीज इनटू इट। राइबोसोम्स क्या कर रहा है, ऑटोफेजी कर रहा है। न्यूक्लियस क्या कर रहा है, क्लम्पिंग कर रहा है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं इसकी, जैसे ही हमने बोला कि ये इसका जो सेल है वो क्या हो जाएगा, उसकी साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसकी सेल्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या होगा, ब्रेकेज इज सीन इन सेल्यूलर मेम्ब्रेन एंड ब्रेक बिकॉज ऑफ द ब्रेकेज the water inside the cell and cytoplasm will goes out. अभी ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी क्या हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी। और डिस्पर्जन ऑफ राइबोसोम्स भी यहाँ को आपको देखने को मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की सेम है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी स्वेलिंग हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या बना रहा था, स्मॉल डेंसिटीज। यहाँ पे वो लार्ज एमोर्फस डेंसिटीज बनाएगा। क्या बनाएगा, लार्ज एमोर्फस डेंसिटीज। और यहाँ पे जो लाइबोसोम्स क्या कर रहा था, ऑटोफेजी, यहाँ पे क्या हो गया, लाइसोसोम्स का रप्चर हो गया। लाइसोसोम्स का क्या होगा, यहाँ पे रप्चर हो गया। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो क्या शो कर रहा था, क्लम्पिंग। यहाँ पे न्यूक्लियस क्या शो कर रहा है पता है, वो तीन चीजें शो कर रहा है। यानी फर्स्ट दे विल शो द पिक्नोसिस, देन कैरियोरेक्सिस एंड कैरियोलाइसिस। what they are cardio what is pycnosis, कैरियोरेक्सिस एंड what is कैरियोलाइसिस, वो क्या होता है। ये हमारा नॉर्मल सेल। और ये नॉर्मल सेल्स है, उसमें न्यूक्लियस क्या है, हमारा ब्लू इन कलर। सो हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, बेसोफिलिया। और ये जो हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, पिंक इन कलर। यानी वो हमारा जो होता है वो क्या होता है, इयोसिनोफिलिया। यानी जब पिक्नोसिस होता है, हमारा जो न्यूक्लियस है वो डेंसली पैक्ड हो जाता है। और यहाँ से यहाँ आप देख सकते हो कि डेंसली पैक्ड होने की वजह से ये हमारा जो न्यूक्लियस है वो बेसोफिलिया विल बिकम मोर ब्लू इन कलर। जो हमारा बेसोफिलिया है वो क्या हो गया, बिकम मोर ब्लू इन कलर। फिर क्या होता है, कैरियोरेक्सिस, यानी ये जो न्यूक्लियस है उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं। और जो उसके छोटे छोटे जो न्यूक्लियस के फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोरेक्सिस। और ये जो फ्रैगमेंट्स है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना चालू कर देंगे। यानी जो पिंक कलर है वो मोर डोमिनेटिंग करेगा। और ये जो है न्यूक्लियस वो सीन ही नहीं होगा। वो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोलाइसिस। वापस बोल रहा हूँ, हमारा ये नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल में ये जो पिंक कलर है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। उस वो क्या है, इयोसिनोफिलिया। जो न्यूक्लियस है वो क्या है, बेसोफिलिया। वो कौन से कलर में, ब्लू कलर में। पिक्नोसिस में क्या होता है,
हमारा जो न्यूक्लियस है वो बिकम मोर ब्लू इन कलर, एंड eosinophilia is remain as it is, and in Karyorrhexis the dense nucleus has been broken down into these smaller fragments, यानी ये छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा न्यूक्लियस टूट गया, उसको हम क्या बोलते हैं, केरियोरेक्सिस। और ये केरियोरेक्सिस का फिर क्या हो गया, डिसअपियरेंस ऑफ बेसोफिलिया, यानी ये जो बेसोफिल है यानी जो न्यूक्लियस है उसका डिसअपियरेंस हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, केरियोलाइसिस। ठीक है। Pyknosis it would become more blue और कॉम्पैक्ट, यानी न्यूक्लियस का हमारे पास बेसिकली क्या होता है, कॉम्पैक्शन होता है। Karyorrhexis the fragmentation of nucleus or nucleus is broken down into small pieces, you can say in whatever language। Karyolysis यानी fading या or disappearing of basophilia, the normal the nucleus is basophilic blue in color and cytoplasm is eosinophil and is in pink in color। Which of the following is the characteristic of irreversible इंजरी ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कौन सी इसमें से कौन सी कैटेगरी है वो इरिवर्सिबल। डिस्ट्रप्शन ऑफ राइबोसोम्स दोनों में ही शो होती है। एमोर्फस डेंसिटीज इन माइटोकॉन्ड्रिया वो किस में होती है, इरिवर्सिबल। बल्कि जो रिवर्सिबल है उसमें क्या होती है, स्मॉल डेंसिटी। स्वेलिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी एक फीचर किसका है, रिवर्सिबल का। और सेल स्वेलिंग भी किसका फीचर है, रिवर्सिबल सेल इंजरी का। ठीक है। ये टेबल आप बहुत ही अच्छे से लर्न कर लो, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस सेल इंजरी से यहीं से आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। फिर सेल्यूलर स्वेलिंग विथ ब्लैब्स सेल्यूलर स्वेलिंग विथ ब्लैब्स। देखो ये सेल्यूलर स्वेलिंग भी बोल रहा है और ब्लैब्स भी बोल, वो दोनों फीचर किसके, रिवर्सिबल। एंड द माइलिन फिगर्स आर चेंज इन सीन इन रिवर्सिबल सेल्यूलर इंजरी। ये जो माइलिन जो फिगर्स है यहाँ पे हमको यूजुअली सीन होते हैं। ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपको यहाँ पे लेबल किया हुआ है, दोनों में ही आपको शो हो जाते हैं। ठीक है। नॉट अ रिवर्सिबल इंजरी, पिक्नोसिस में क्या होता है हमारा, कॉम्पैक्शन ऑफ न्यूक्लियस मोर। केरियोरेक्सिस में वो ही कॉम्पैक्शन, न्यूक्लियस टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। और केरियोलाइसिस में वो क्या हो जाता है, डिसअपियर कर। ये अकेला ब्लैक फॉर्मेशन ही है, वो किस में शो होता है, रिवर्सिबल सेल्यूलर इंजरी। ठीक है।